नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज में। मैं आपके साथ खुशबू खान। उत्तराखंड प्राइम में सबसे पहले लेते हैं देहरादून से खबर। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। थोड़ी देर में यमुना कॉलोनी पहुंचेंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत के गृह प्रवेश कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। दोपहर 2 बजे मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। आज शासकीय कार्य निपटाएंगे मुख्यमंत्री। तमाम जो शासकीय कार्य बचे हैं उन तमाम कार्यों को निपटाएंगे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। दोपहर 2 बजे मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे सीएम रावत। आज का क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का, उससे आपको रूबरू करा रहे हैं। देहरादून से अहम जानकारी मिल रही है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का कार्यक्रम क्या कुछ रहने वाला है ये मिल रहा है। थोड़ी देर में यमुना कॉलोनी पहुंचेंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत के गृह प्रवेश कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए अब से कुछ देर में मुख्यमंत्री रावत पहुंचने वाले हैं। दोपहर 2 बजे मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे त्रिवेंद्र सिंह रावत। आज शासकीय कार्य निपटाएंगे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। तमाम जो शासकीय कार्य बचे हुए हैं, जो कोरोना काल की वजह से, लॉकडाउन लगने की वजह से अधूरे रह गए थे, उन तमाम कार्यों को पूरा किया जाएगा। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी पवन दीक्षित जुड़ गए हैं। पवन, क्या जानकारी मिल रही है सीएम के कार्यक्रम को लेकर? बिल्कुल खुशबू, आपको बता दें आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का सुबह से जो कार्यक्रम है वो शासकीय कार्य निपटाने का रहा है। तो अभी 1 बजे जो प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत का नया बंगला अलॉट हुआ है यमुना कॉलोनी में, उस बंगले में आज उनका गृह प्रवेश होना है। उस गृह प्रवेश कार्यक्रम में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत वहां पर मौजूद रहेंगे। उनके अन्य तमाम सहयोगी मंत्री भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि ये बंशीधर भगत जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और विधायक भी हैं, तो ये पहले अभी विधायक आवास में इनके पास एक फ्लैट था जिसमें ये रहते थे। लेकिन अभी जब ये प्रदेश अध्यक्ष बन गए और उसके बाद में जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट का जो बंगला था वो अब खाली हो चुका है, और जिसमें आज जो है नए प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत उसमें आज अपना गृह प्रवेश करने जा रहे हैं। इस शुभ मुहूर्त पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ पहुंचने वाले हैं। पवन दीक्षित, क्या जानकारी मिल रही है? कौन कौन से ऐसे शासकीय काम है जो अधूरे रह गए थे, जिन्हें आज पूरा करेंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत? बिल्कुल तमाम बैठकें चल रही हैं लगातार। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कोरोना काल को लेकर के, कोविड-19 के प्रोटोकॉल को लेकर के भी लगातार बैठकें कर रहे हैं। अन्य जो दैवीय आपदा आ रही है उसको लेकर के बैठकें कर रहे हैं, और जो शासकीय कार्य हैं या फिर जो विकास के कार्य हैं जो अधूरे पड़े हुए हैं उनको लेकर के बैठकें कर रहे हैं। उन बैठकों से संबंधित तमाम फाइलें हैं जिनको निपटाना है, जो शासकीय कार्य है जिसे मुख्यमंत्री का अनुमोदन होना है। इन तमाम कार्यों को लेकर के मुख्यमंत्री आज अपने आवास पर ही इस शासकीय कार्यक्रम को निपटाएंगे, पूरे शासकीय काम को निपटाएंगे। आज 2 बजे गृह प्रवेश के बाद में मुख्यमंत्री अपने आवास पर पहुंचेंगे और आवास से ही ये सारे शासकीय कार्य निपटाए जाएंगे। पवन दीक्षित, सीएम का जो भी कार्यक्रम रहेगा उस पर नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। दोपहर 2 बजे मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। तमाम जो शासकीय कार्य रह गए हैं, विकास कार्य की जो फाइल है उनको निपटाएंगे, तमाम कार्य पूरा करेंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। देहरादून से अहम जानकारी मिल रही है, बड़ी खबर मिल रही है। थोड़ी देर में यमुना कॉलोनी पहुंचेंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। अहम जानकारी मिल रही है, प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत के गृह प्रवेश कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचेंगे और करीब 2 बजे ये गृह प्रवेश का कार्यक्रम होगा। आज शासकीय कार्य भी निपटाएंगे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। अपने आवास से ही जो तमाम कार्य शासकीय कार्य हैं, जो विकास के कार्य हैं, जिनके लिए लगातार बैठकें हो रही थी, उन तमाम कार्यों को पूरा करेंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत के गृह प्रवेश के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और अब से कुछ देर में ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, जिसमें शिरकत करने के लिए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत खुद पहुंचेंगे। तमाम जो शासकीय कार्य हैं उनको पूरा करेंगे और पूरा भी करेंगे, और अपने आवास से इन तमाम कार्यों की फाइलों का जो काम रह गया है उन फाइलों को काम को पूरा किया जाएगा। आज शासकीय कार्य निपटाएंगे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। अहम जानकारी मिल रही है सीएम का क्या कुछ पूरे दिन कार्यक्रम रहने वाला है। प्राइम न्यूज आपको उससे अवगत करा रहा है। अब से कुछ देर में यमुना कॉलोनी पहुंचेंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत के गृह प्रवेश कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत उनके गृह प्रवेश कार्यक्रम में पहुंचेंगे। इसी बीच देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, मास्क न लगाने पर देना होगा ज्यादा जुर्माना। वहीं सरकार ने जुर्माने की राशि बढ़ाने के लिए
आदेश जारी किया है। मास्क न पहनने पर पहली बार 200 रुपए का जुर्माना देना होगा, वहीं दूसरी बार 500 का और तीसरी बार में 1000 का जुर्माना लगेगा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए सरकार सख्त नजर आ रही है और जो भी प्रयास कर सकते हैं, जो कदम उठाने, वो उचित कदम अब सरकार उठा रही है। दूसरी बार अगर पकड़े गए मास्क ना लगा के तो 500 रुपए और तीसरी बार में 1000 रुपए जुर्माना देना होगा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ये कदम उठा रही है। देहरादून से हम जानकारी मिली है, मास्क न लगाने पर देना होगा जुर्माना और जुर्माने की राशि जो है वो बढ़ती जाएगी। सरकार ने जुर्माने की राशि बढ़ाने का निर्णय लिया है, आदेश भी जारी कर दिया है। पहली बार अगर मास्क नहीं लगाया तो 200, दूसरी बार नहीं लगाया तो 500 और वहीं तीसरी बार मास्क नहीं लगाया तो 1000 रुपए जुर्माना देना होगा। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी पवन दीक्षित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पवन, देखा जा रहा है कि कोरोना का संक्रमण अब देवभूमि में भी लगातार बढ़ता जा रहा है, संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ रहा है, तो उस पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने निर्णय लिया है कि जुर्माने की राशि हर बार बढ़ा दी जाएगी। बिल्कुल खुशबू, लगातार बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार सचेत दिखाई दे रहे हैं। वो यही बात है कि लगातार जो कोरोना वॉरियर्स हैं या जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं उन सभी से वार्ता कर रहे हैं, उनका मनोबल भी बढ़ाया जा रहा है। तो वहीं साथ साथ कठोर से कठोर कदम उठाने के लिए भी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार तत्पर दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि जो भी कोविड-19 का प्रोटोकॉल है उसको फॉलो कराने के लिए मुख्यमंत्री की ओर से लगातार दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं, सरकार की ओर से लगातार निर्देश जारी किए जा रहे हैं। यही वजह है कि जो लोग ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने पर लगातार मुकदमे दायर किए जा रहे हैं, तो वहीं मास्क न लगाए जाने पर जुर्माने की राशि में भी बढ़ोतरी की जा रही है। ताकि ये, हालांकि मुख्यमंत्री ने यह भी साफ किया, इस धनराशि से राजस्व में बढ़ोतरी करने का कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन लोगों में जागरूकता आए, लोगों के अंदर भय उत्पन्न हो और इस प्रोटोकॉल का पालन कर सकें। इस वजह से इस राशि को बढ़ाया जा रहा है। इसमें पहली बार से प्रावधान किया गया है, अगर कोई बिना मास्क लगाए हुए मिलता है तो उस पे 200 रुपए का जुर्माना, वहीं दूसरी बार अगर बिना मास्क लगाए हुए वही व्यक्ति मिलता है तो उस पर 500 रुपए का जुर्माना, वहीं तीसरी बार का जो राजस्व का जो प्रावधान किया है जुर्माने की राशि का, उसमें 1000 रुपए बढ़ा करके किया गया है। ये आदेश जारी किए गए हैं और इसके तहत अब पुलिस काम करती हुई दिखाई देगी। और जिस तरीके से लगातार कोरोना का संक्रमण पूरे प्रदेश में बढ़ता जा रहा है उसको कहीं कहीं नियंत्रित करने के लिए मुख्यमंत्री के द्वारा ये कठोर कदम उठाए गए हैं। पवन दीक्षित, खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार देवभूमि उत्तराखंड में भी संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ रहा है, यही वजह है कि अब जुर्माने की राशि इसलिए मास्क न लगाने पर बढ़ा दी है ताकि लोग जो है जागरूक हों और लोग जो है सख्ती से पालन करें जो नियम बनाए गए हैं और कोरोना को मात दी जा सके। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रुद्रप्रयाग की। रुद्रप्रयाग के कई इलाकों में हुई बारिश और आपदा से भारी नुकसान हुआ है और इसी को लेकर जिलाधिकारी वंदना सिंह ने इलाके का निरीक्षण किया और लोगों से उनकी समस्याएं सुनी। डीएम ने सभी उपजिलाधिकारी को निर्देशित किया है कि 15 दिन के अंदर आपदा से हुए नुकसान का आकलन कर मुआवजे के लिए प्रस्ताव बनाया जाए। साथ ही जिन लोगों को मुआवजा मिल गया है उनमें से कई लोग अभी भी पुराने मकानों में रह रहे हैं, उन्हें तुरंत नोटिस देकर खाली कराया जाए। बारिश और आपदा से हुआ भारी नुकसान, जिसके बाद जिलाधिकारी वंदना ने इलाके का निरीक्षण किया और उप जिलाधिकारियों को ये निर्देशित किया है कि 15 दिन के अंदर जितना भी नुकसान हुआ है लोगों का उसका आंकलन किया जाए, उसकी लिस्ट तैयार की जाए। इसी के साथ जो जो जहां ज़रूरत है लोगों की उनकी समस्याओं का हल किया जाए, उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जाए। हरिद्वार में 2 युवकों की आत्महत्या करने का मामला सामने आया है, जहां रात पबजी गेम खेल रहे युवकों ने संदिग्ध परिस्थितियों में सल्फास खाकर आत्महत्या कर ली। मामला सटकुल थाना क्षेत्र के महादेवापुरम का है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। हरिद्वार से यह खबर मिल रही है जहां पर सल्फास खाकर 2 युवकों ने आत्महत्या कर ली। पबजी गेम खेल रहे थे और इस दौरान उन्होंने जहर का सेवन कर लिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिरकार क्या वाकई में पबजी खेलते टाइम किसी टेंशन में, मानसिक तनाव में आकर ये कदम उठाए या कोई और वजह थी, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि पबजी गेम जो खेल रहे हैं कई बार बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं, मानसिक तनाव में भी चल रहे हैं। हार का इतना डर रहता है कि कई बार गलत कदम उठा लेते हैं और यही देखने को मिला है कि पबजी देर रात तक खेल रहे थे और इसके बाद अचानक सल्फास खाकर 2 युवकों ने आत्महत्या कर ली। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है।
रुड़की के गणेशपुर में मुख्य मार्ग धंसने से 4 मकानों में दरार आ गई, जिससे लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। मकानों में दरार आने व दीवार खिसकने की सूचना के बाद प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंच गए और सुरक्षा के मद्देनजर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने चारों मकानों को तत्काल रूप से खाली करवाने के निर्देश दे दिए और मकान में रहने वाले लोगों को भी शिफ्ट करवा दिया है। वहीं स्थानीय लोगों में शासन, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ भारी रोष देखने को मिल रहा है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नमामि बंसल का कहना है कि फिलहाल आसपास के मकान खाली करवाए गए हैं। संबंधित विभाग को भी मौके पर बुलाया गया है। जल्द ही जल्द इसका समाधान किया जाएगा और जिसकी लापरवाही होगी, बड़ी घटना घटी है, जिसकी लापरवाही से भी उस पर कार्रवाई की जाएगी। मौजूद है और आसपास गेट नहीं बंद होगा तेरा सर, इधर बजाओ, इधर को बहुत सड़क है। प्रशासन ने खाली कराया आसपास के मकान। गणेशपुर में मुख्य मार्ग धंसने से मकानों में दरार आ गई, जिससे लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। कोई भी बड़ा हादसा कभी भी हो सकता है। मौके पर अधिकारी और जनप्रतिनिधि पहुंचे, लेकिन लोगों में इनके खिलाफ रोष देखने को मिला। जिसकी भी बड़ी लापरवाही आई है सामने, उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दे दिया गया, आदेश दिया गया है। मौके पर अधिकारी और जनप्रतिनिधि पहुंचे, लेकिन जिस तरह से बता दें कि जमीन धंसने के बाद, सड़क धंसने के बाद मकानों में 4 मकानों में दरार आ गई, उससे लोगों में रोष भी बना हुआ है। दहशत के माहौल में भी है कि कहीं कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। जो तहरीर मिली थी कि इस प्रकार से सड़क धंसने का प्रकरण आया है सामने, जिसमें कुछ नुकसान पहुंचा है, तो सर्वप्रथम यही प्रयास है कि कोई कैजुअलिटी ना हो, तो लोगों को मुक्त कराया जा रहा है। दूसरा ये है कि यहाँ पर जो भी ये पब्लिक का लॉस हुआ है, इसमें जांच करवा करके निश्चित किया जाएगा कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रही, किसकी लापरवाही रही। साथ ही साथ अभी इंटरिम रिलीफ क्या दी जा सकती है, जिससे कि फर्दर बारिश के दौरान और नुकसान ना हो मकानों को, इसका प्रयास। धारचूला के नोटिफाइड एरिया जॉलजीबी करने की मांग को लेकर विभिन्न संगठनों ने बालाकोट में प्रदर्शन किया। बता दें कि बालवाकोट में प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा है कि सीमांत की सुरक्षा को लेकर लाइन शिलालेख बता दें कि जॉलजीबी करना बेहद जरूरी है, लेकिन उत्तराखंड सरकार इसको सुन नहीं रही है। उप जिलाधिकारी धारचूला ने बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा और उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पर्यावरण और दुर्लभ जीवों के संरक्षण के लिए फिर से जॉलजीबी को नोटिफाइड एरिया घोषित किए जाने का ज्ञापन मिला है। तो इन पर लाइन को बता दें कि जॉलजीबी को नोटिफाइड किया गया। कई संगठनों ने इसकी मांग को लेकर प्रदर्शन भी किया। प्रदर्शन की तस्वीरें भी आपको दिखाई। नारेबाजी करते हुए लोगों ने प्रदर्शन किया नोटिफाइड एरिया बनाने के लिए, और ये कई संगठन के लोग हैं और जनप्रतिनिधि यहाँ पर कई स्थानीय लोग हैं जिन्होंने बता दें कि ये मांग किया है कि जॉलजीबी को नोटिफाइड किया जाए। लोगों में इसको देकर रोष भी दिखाई दिया, क्योंकि अभी तक नोटिफाई नहीं किया गया है। इन पर लाइन को बता दें कि इन पर जो भी लाइन है उसको जॉलजीबी को नोटिफाइड करने के लिए कहा गया है। कई संगठनों ने इसी मांग को लेकर आवाज उठाई, आवाज बुलंद की है और वही नारेबाजी करते हुए ये मांग की है कि जॉलजीबी को नोटिफाइड किया जाए। 99 में जब इनर लाइन आपके 46 लेकर गए थे, तब से हमारी डिमांड रही है, इस धारचूला क्षेत्र की डिमांड रही है कि हमारी सांस्कृतिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से, हमारे सीमांत क्षेत्र होने के नाते राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से इनर लाइन को पुनः जॉलजीबी लाने की नितांत आवश्यकता है। सरकार से निरंतर हमारा निवेदन रहा है कि हमारे भौगोलिक परिस्थिति को, इस सीमांत क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए आप इनर लाइन जॉलजीबी पुनः स्थापित करें। प्रधानमंत्री जी को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा गया और ये अनुरोध किया गया कि हमारा जो नोटिफाइड एरिया है वो शिलालेख से ऊपर न पहुंचा करके बल्कि उसे और नीचे लाया जाए और जॉलजीबी में स्थापित किया जाए, क्योंकि हम लोग जो है बॉर्डर पे रहते हैं, हम लोग गरीब हैं, हम लोग वंचित हैं और यहाँ पर कुछ जो है प्रॉब्लम्स ऑलरेडी भी है चीन को लेकर के। तो इस तरीके से जो है इसको हटाया न जाए बल्कि इसको बनाए रखा जाए और यहाँ जो है मुक्त आवागमन न किया जाए बल्कि प्रतिबंधित क्षेत्र रहे, ताकि जो है वो प्रशासन के द्वारा जो इस पर निगरानी रखी जा सके, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा।
तो आपने सुना, लोगों का कहना है कि इसे अब नोटिफाइड किया जाए, जॉलजीबी किया जाए, क्योंकि ये गरीब तबके के लोग हैं और ये सीमांत इलाके में आता है एरिया, जिस वजह से कोई परेशानी ना हो, कोई आगे दिक्कत ना आए, उनकी संस्कृति भी बची रहे, जिस वजह से लोगों ने अपनी आवाज़ को बुलंद किया और लोगों ने एक सुर में कहा कि जॉलजीबी को नोटिफाइड किया जाए। ऊपर पहाड़ी क्षेत्र पर ले जाने की वजह से काफ़ी परेशानी आती है, तो इसे वापस नीचे लाया जाए और जॉलजीबी को नोटिफाइड किया जाए। इन पर लाइन को जॉलजीबी करने की मांग की है। कई संगठनों ने इसी मांग को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। लोग एकजुट हुए, एकजुट होकर एक आवाज़ में बुलंद करके बोला कि जॉलजीबी किया जाए, ताकि हमारा इलाका सीमांत इलाकों में आता है और हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर भी बची रहे। चीन युद्ध 1962 में अपनी पीठ पर पोंग को ले ढोकर सेना का सहयोग करने वाले सीमा। तो कई संगठन के लोग इस दौरान मौजूद रहे और लोगों ने आवाज बुलंद करते हुए कहा, प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी कि इस एरिया को जॉलजीबी कर दें। चीन युद्ध 1962 में अपनी पीठ पर पोंग को ले ढोकर सेना का सहयोग करने वाले सीमा। कोरोना संकट के चलते जहां आम जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, मानस का जनजीवन खासा प्रभावित हुआ है, वहीं सीमांत चमोली जिले की सेब की बता दें कि फल पट्टी के लिए प्रसिद्ध जोशीमठ ब्लॉक के सेब बागवानों की साल भर की जो मेहनत की कमाई है वो अब रंग लाती दिखाई दे रही है। परंपरागत कृषि विकास योजना से सेब काश्तकारों ने उद्यान विभाग जोशीमठ की पहल पर सारी सेब फल पट्टी के काश्तकारों ने खूब लाभ उठाया है। तो कृषि विकास योजना का अब लोगों को लाभ मिल रहा है। सेब की अच्छी पैदावार से काश्तकारों में खुशी की लहर है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि अब क्योंकि अच्छी फसल हुई है सेब की, आप देख सकते हैं कि अच्छी पैदावार हुई है सेब की, जिस वजह से किसानों में अब खुशी की लहर है। सेब की अच्छी पैदावार से काश्तकारों में खुशी है। कृषि विकास योजना के तहत जो कार्य किए गए थे वो मेहनत अब रंग ला रही है। अब बता दें कि सेब की अच्छी पैदावार हुई है, जिस वजह से काश्तकारों में खुशी की लहर देखी जा रही है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि कोरोना काल में पूरी तरह से बिजनेस जो है, कामकाज सबका ठप पड़ गया था। लेकिन अब क्योंकि देख सकते हैं कि पैदावार सेब की अच्छी है, तो इन्हें एक उम्मीद है कि इससे अब उन्हें लाभ होगा, उनका घर चल सकेगा। कृषि विकास योजना के तहत ये कार्य किया गया था। सेब की अच्छी पैदावार से काश्तकारों में खुशी बनी हुई है। जिलाधिकारी सविन बंसल के अथक प्रयासों ने नैनीताल की क्षतिग्रस्त लोअर माल रोड की मरम्मत एवं बता दें कि सौंदर्यीकरण हेतु शासन से 82 लाख की धनराशि मंजूर हुई है। पर्यटन नगरी नैनीताल में अपर माल रोड के साथ ही लोअर माल रोड यातायात संचालन की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण, क्योंकि नैनीताल में तल्लीताल और मल्लीताल आने जाने के लिए वन वे ट्रैफिक व्यवस्था है और लोअर माल रोड पर पूर्व में क्षतिग्रस्त रोड के दोनों ओर आई दरारों का बता दें कि चिन्हित करके व्यवस्थित करके निरीक्षण दौरान जिलाधिकारी डीएम बंसल ने अधिकारियों को निर्देशित किया। रुड़की के भगवानपुर थाना क्षेत्र के गांव खोबनपुर में हुई युवक की हत्या का आज पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पूरे मामले का खुलासा करते हुए हरिद्वार कप्तान ने मृतक ब्रिजेश की पत्नी और उसके प्रेमी और पुत्र को हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी ने बताया कि मृतक की पत्नी किसी फैक्ट्री में कार्यरत थी और वहीं उसका एक युवक से प्रेम हो गया, जिसके बाद वो अपने पति से छुटकारा पाना चाहती थी और इसी बीच उसने अपने पुत्र को भी इस साजिश में शामिल किया और रात में अपने पति को नींद की गोलियां खिलाकर उसका गला दबाकर हत्या कर दी। हमारे पास सूचना मिली थी कि कौनपुर काम पड़ता है, वहाँ एक लाश मिली है। उस पर हमारा टीम उधर पहुँच गई थी। हमारा वरिष्ठ अधिकारी जो इसके देहात है सीओ मंगूर पहुँच गए थे। उसको हमने आइडेंटिफाई किया था, बालेश करके नाम का था, कुपनपुर गांव का रहने वाला है और इनका गला काट के हत्या करने की आशंका थी
तो हमारी टीम तत्काल रूप से जो है इसमें काम किया, तो हमें 24 घंटे के अंदर जो हमें इसमें सफलता मिल गई है। इसका कारण ये है कि इनका वाइफ अपना जो प्रेमी के साथ मिलकर जो है इनका स्लीपिंग पिल्स खिलाकर इनका घर पे जो है गले घोट के इनको मार दिया गया है। फिर वहाँ से एक बोरी में बॉडी को भरकर जो है ये बगीचा में छोड़कर गले काट के इस घटना का थोड़ा सा बदलने का प्रयास की गई। इसमें जो है इनका बेटे का भी अपना प्रॉब्लम लेकर जो है इन तीनों ने मिलकर इस घटना का अंजाम दी है। तीनों को हमने अरेस्ट कर दिया गया है। जो आला कत्ल इस घटना में प्रेरित थे उसको हमने बरामद कर दी, बोरी सब चीज़ को हमने बरामद कर दी। जिलाधिकारी सविन बंसल के अथक प्रयासों से नैनीताल की क्षतिग्रस्त लोअर माल रोड की मरम्मत एवं सौंदर्यीकरण हेतु शासन से 82 लाख धनराशि मंजूर हुई है और पर्यटन नगरी नैनीताल में अपर माल रोड के साथ ही लोअर माल रोड यातायात संचालन की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि नैनीताल में तल्लीताल और मल्लीताल आने जाने के लिए वन वे ट्रैफिक व्यवस्था और लोअर माल रोड पर पूर्व में क्षतिग्रस्त रोड के दोनों ओर आई दरारों पर चिंता व्यक्त करते हुए निरीक्षण दौरान जिलाधिकारी डीएम बंसल ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वो आईआईटी की सर्वे कर चुकी टीम के साथ वार्ता कर शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट के लिए कार्य योजना एवं आंगनगढ़ प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, ताकि समय रहते सड़क का सुदृढ़ीकरण कार्य किया जा सके। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी ललित जुड़ गए हैं। ललित, क्या जानकारी मिल रही है? जी, पर्यटन नगरी नैनीताल में आवागमन के लिए अपर माल रोड और लोअर माल रोड आम है। वन वे ट्रैफिक के चलते दोनों की समान जरूरत है। संवेदनशील माल रोड की 2 वर्ष पहले ही की गई अस्थायी रोकथाम और मजबूत की गई थी। इसके लिए शासन ने 42 लाख रुपए की धनराशि मंजूर कर दी है। डीएम सविन बंसल की अगर हम बात करें तो उन्हें शासन से स्थायी मरम्मत के लिए कवायद शुरू कर दी है। यहाँ हम बता दें 18 अगस्त 2018 को ध्वस्त माल रोड के ठीक 2 वर्ष बाद शासन ने क्षतिग्रस्त 25 मीटर क्षेत्र को मजबूत करने के लिए 82.01 लाख रुपए मंजूर किए हैं। इसे राज्य योजना आयोग के अंतर्गत जारी किया गया है। जी ललित जोशी, खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब के कपाट इस बार 4 सितंबर को सुबह 10 बजे श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। इसको लेकर जोशीमठ जिला प्रशासन और गुरुद्वारा प्रबंधन समिति ने यात्रा के लिए सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली हैं। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह की तपस्थली हेमकुंड साहिब के कपाट हर साल मई महीने के दौरान खोले जाते हैं, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के चलते एहतियातन तौर पर 4 सितंबर से हेमकुंड साहिब के कपाट खोलने का फैसला लिया गया है। चमोली में स्थित हेमकुंड साहिब सिखों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। उत्तराखंड प्राइम में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश प्रदेश की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार।